तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस 16 मई के लिए। ठीक है, तो अपने पास आज कुछ 5 टॉपिक्स रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सो अपना फर्स्ट टॉपिक कहता है एक्टिविस्ट स्लैम सेंटर स्टेट्स फॉर फेलिंग टू इम्प्लीमेंट फॉरेस्ट एक्ट्स टू स्टेट प्रोटेस्ट। ठीक है, वो अपने को ये नहीं देखना है ज्यादा कि एक्टिविस्ट क्या काम कर रहे हैं, किसकी सेंटर या स्टेट के काम कर रहे हैं। अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट एक्ट क्या है, ठीक है, और गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स है तो क्या है, और ये अपने लिए मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो अगर आप प्रीलिम्स के लिए जानना चाहते हैं तो प्रीलिम्स के लिए आपकी एक आती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक है, रिपोर्ट 2021। इसमें क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना बड़ा है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो यूपीसी प्रीलिम्स में एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर बड़ा है, लेकिन यूपीसी रोज मोस्टली ऐसे फैक्ट के क्वेश्चंस नहीं पूछती है, लेकिन फिर भी अपन आपसे ध्यान रखेंगे कि कितने में कितना बड़ा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आबाद अपने यहाँ माना जाता है एरिया वाइज में एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप इस चीज का ऑर्डर ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका आएगा उड़ीसा, उसके बाद आपका आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप इसको एक ले में याद रखें कि हाँ इतने टाइप में, इतने एरिया वाइज में डिमिनिश होते जा रहा है, मतलब सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है, फिर अरुणाचल आता है, ऐसे ऐसे अपन नीचे जाते जा रहे हैं, राइट। सो एरिया वाइज में सबसे ज्यादा अपन फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फॉरेस्ट इन इंडिया, तो कितने टाइप्स के अपने यहाँ फॉरेस्ट होते हैं, कितने टाइप की कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला होता है रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट आर द मोस्ट restricted forest and are constituted by the state government or any forest land or wasteland which is the property of the government. तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसे रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। कहाँ पे, कोई भी फॉरेस्ट लैंड पे जो कि प्रॉपर्टी हो किसकी, गवर्नमेंट की। ठीक है, and reserve forest local people are prohibited unless specifically allowed by a forest officer in a course of settlement. तो यहाँ पे क्या होता है, लोकल पीपल को प्रोहिबिट किया जाता है, तो अगर इनसाइड अलाउ किया जा सकता है अगर फॉरेस्ट ऑफिसर की परमिशन है तो। ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एनी लैंड अदर देन रिजर्व फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एम्पावर है उनको, मतलब उनके पास पावर है कि कोई भी लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट कर सकती है as a protected forest or which the government has property rights and has the power to issue rules regarding the use of such forest. ठीक है, the power has been used to establish state control over trees whose timber, forest or non-wood products have revenue rising potential. तो आप ये समझ गए कि प्रोटेक्ट फॉरेस्ट क्यों बनाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो अपना थर्ड आता है विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट आर द वंस इन विच द स्टेट गवर्नमेंट में असाइन टू एनी विलेज कम्युनिटी द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट to or over any land which has been constituted as a reserve forest. तो यहाँ पे क्या होता है, विलेज को मोस्टली राइट्स दे दी जाती है, कम्युनिटी राइट्स, मतलब कि मोस्टली विलेज की जो कम्युनिटी है वो उस फॉरेस्ट को संभालती है। ठीक है, तो ये सब आपको कैटेगरीज ध्यान होनी चाहिए कि कितने टाइप के कम्युनिटीज कैटेगरीज कैसे वर्क करती है, राइट। और अगर अपन देखें तो क्या क्या अपने पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है इससे रिलेटेड, राइट। तो अपन ये देखते हैं कि अपना जो आर्टिकल, मैं आपको एक बार क्लीन कर देता हूँ आपके लिए, आर्टिकल 48A डीपीएसपी क्या है बताएं जल्दी आप लोग। तो आर्टिकल 48A डीपीएसपी ये कहता है कि स्टेट के पास एम्पावर है कि वो प्रोटेक्ट करे, इंप्रूव करे इन्वायरमेंट को और सेफगार्ड करे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ की ऑफ द कंट्री, राइट। मतलब कि स्टेट को ये करना है कि प्रोटेक्ट, इंप्रूव इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो अगर आपके पास कोई भी फॉरेस्ट से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली इस डीपीएसपी का यूज कर सकते हैं, राइट। तो आर्टिकल 51A क्या कहता है, इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये दोनों आर्टिकल्स अपने को अपने फॉरेस्ट से जुड़ने में मदद करते हैं। चलिए अपन ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लिए, अपन ने कितने टाइप्स के फॉरेस्ट देख लिए, अपन ने स्टेटस देख लिया कि कहाँ पे कितना फॉरेस्ट है। ठीक है, और अपन ये देखते हैं कि इसके रिलेटेड क्या क्या कुछ पॉलिसीज, कुछ कंजर्वेशन एक्ट्स, कुछ प्रोग्राम्स क्या क्या बने, राइट। तो एक बार वो देख लेंगे तो अपना इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो अपन देख लेते हैं, अपना टॉपिक कहता है
सबसे पहले पॉलिसी आई इंडिया फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। ये क्या था? ये फॉरेस्ट पॉलिसी का एक एक्सटेंशन था जो कि ब्रिटिश सरकार में पहले ही आ रखी थी, राइट। सो अपन 1952 से फॉरेस्ट पे ध्यान दे रहे थे, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 1980, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 का, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया गया, सेंटर की परमिशन नेसेसरी कर दी गई। किस लिए? एग्रो फॉरेस्ट्री अगर करना है आपको फॉरेस्ट एरियाज में तो आपको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप इसका वायलेशन करेंगे तो आपको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। सो फिर उसके बाद आई अपनी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। वो क्या बोला गया उसमें कि इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बनाया जाए और फॉरेस्ट को एज ए कंजर्वेशन किया जाए एज ए हेरिटेज, ठीक है, नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। फिर 1988 के बाद आया अपना नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या किया गया? इसमें ये किया गया कि जो भी डिगार्डेड हो चुके हैं फॉरेस्ट लैंड्स उनको वापस एफोरेस्टेशन किया जाए, माने कि वापस ट्रीज लगाई जाए, ठीक है। और अगर कुछ अदर रिलेटेड एक्ट्स देखें अपन तो इनसे अदर रिलेटेड एक्ट्स क्या हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने एक्ट से रिलेटेड है। और एक और एक्ट आया था अपना फॉरेस्ट एक्ट 2006, सॉरी, फॉरेस्ट एक्ट 2006। तो ये क्या किया इसने? ये क्या किया, फॉरेस्ट राइट्स दी किनको? जो शेड्यूल ट्राइब्स जब वहां पे फॉरेस्ट में रहती थी, ठीक है। तो पहले अपन उनको इतनी राइट्स नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट राइट एक्ट आया उसके बाद अब अपन इन शेड्यूल ट्राइब्स को भी, और जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स हैं, मतलब जो वहां पे ही रहते हैं, वहां पे ही सब कुछ रिसाइड एक्टिविटीज करते हैं, उनके लेके अपन ने राइट्स देना शुरू किया, राइट। चलिए तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। इवेल्युएटिंग डीएनए रिपोर्ट्स एज एविडेंस। तो डीएनए काफी साल न्यूज में रहा, इस साल क्यों रहा? एक तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफी न्यूज में रही, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे यूज की जा सकती है, ठीक है। रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी, यूपीएससी से हमेशा इंटरेस्टेड रहता है पूछने में, राइट। उसके बाद डीएनए प्रोफाइलिंग आया, बिल आया, ठीक है। तो आप सोचिए कि यूपीएससी से प्रीलिम्स क्वेश्चन में क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि हर साल डीएनए का एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, उसके ऊपर इतनी सारी इसमें न्यूज रही है, राइट। तो अपन देख लेते हैं कि डीएनए क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या क्या होती है उसकी फिंगरप्रिंटिंग में, राइट। तो अगर अपन ये देख लेंगे ना तो अपन प्रीलिम्स में, मेंस में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो अपन इजीली उसको आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए इज अ शॉर्ट deoxyribonucleic acid which is inside of every cell in your body. It is a chain of chemical compounds that join together to form permanent blueprints for life. तो आप ये देख सकते हैं कि एक चेन होती है जो एक साथ जुड़ के आपका क्या बनाती है, ब्लूप्रिंट बनाती है लाइफ का। अपन कोई भी प्लान करते हैं ना तो उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो ये भी डीएनए भी क्या करता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है आपके बॉडी का, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख लेते हैं। इट इज मोस्टली यूज्ड इन द कोर्ट केसेस एंड लीगल मैटर्स रिलेटेड टू क्राइम्स और डिस्प्यूट्स। तो ये कहाँ यूज किया जाता है? मोस्टली क्राइम्स और डिस्प्यूट्स में पता लगाने के लिए। इट कैन बी यूज टू फिजिकली कनेक्ट अ पीस ऑफ एविडेंस टू अ पर्सन और रूल आउट समवन एज अ सस्पेक्ट। आप ये देख सकते हैं, इट कैन यूजली कनेक्ट अ पीस, मतलब किसी का कोई हेयर सैंपल पाया गया या सीमेन सैंपल पाया गया या कोई दूसरा सैंपल पाया गया, राइट, ब्लड सैंपल पाया गया, तो उससे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं आपके सस्पेक्ट को, राइट, अगर वो मैच हो जाता है तो। शो हु योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर रिलेटिव्स में भी काफी बार अपन ये बोलते हैं कि डीएनए टेस्ट करा लो, तो उससे क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स और का टेस्ट कर सकते हो कि उनका प्रोफाइल आपके साथ मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई अ डेड बॉडी दैट टू डिकम्पोज टू बी रिकॉग्नाइजेबल। काफी बार क्या होता है, ऐसी काफी बॉडीज होती हैं जिनको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, आप उसके ब्लड सैंपल्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैच टिश्यूज ऑफ ऑर्गन डोनर्स विद दोस ऑफ पीपल हु नीड ट्रांसप्लांट्स। तो ऐसे काफी डोनर्स होते हैं जो अपने बॉडी ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जिनको जरूरत है उनका और इनका डीएनए मैच करा के देख सकते हैं कि दोनों अगर मैच हो रहे हैं तो आप इजीली ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, राइट। आइडेंटिफाई डिजीजेस दैट आर पास डाउन थ्रू योर फैमिली। काफी ऐसे डिजीजेस होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो अपने पेरेंट्स से अपने को पास आउट होते हैं, राइट। तो अपन वो किससे पता लगा सकते हैं, अपन डीएनए टेस्ट वगैरह से पता लगा सकते हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। हेल्प फाइंड क्योर फॉर डिजीज कॉल्ड हेरिडिटरी कंडीशन। तो काफी ऐसी हेरिडिटरी कंडीशंस होती है जो अपने को पेरेंट्स से होती है, राइट। तो वो अपन कैसे डीएनए से पता लगा सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि ये लोग बोल रहे हैं कि डीएनए रिपोर्ट एज एविडेंस, तो जो डीएनए की रिपोर्ट आएगी उसको भी अब एविडेंस माना जाएगा। तो उस चीज पे थोड़ा सा
इनका ध्यान गया हुआ है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि आपको डीएनए प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, और उसके बाद जाके आपको कुछ एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है आफ्टर 18 years दिल्ली जूस सी बर्थ ऑफ गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो इस साल क्या क्या रहा न्यूज में, प्रोजेक्ट टाइगर, 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट सेंसस टाइगर सेंसस 2022। ठीक है, तो आप ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ जो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। हु अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स व्हिच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो इसका अपना आंसर है नाइगर सर्किल सिरासलम, राइट। लेकिन ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा है या कौन सबसे ज्यादा छोटा है। ठीक है, और अगर इतने साल बाद रॉयल बंगाल टाइगर्स का एक बर्थ हुआ है, राइट, तो अब अपन टाइगर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर प्लेन्स में कोई सा भी क्वेश्चन बना तो अपन इजीली उसको आंसर आउट कर सके, राइट। सो सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया कि एक क्वेश्चन आया है टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया के बारे में, राइट। तो अपन अब टाइगर रिजर्व्स एक बार 2 मिनट 3 मिनट में देख के खत्म करते हैं सारे के सारे। ठीक है, राजा जी उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, पीलीभीत। लेकिन आप ये देखिए, अब जैसे आपको इन दोनों की लोकेशन पता है ना, अगर नेक्स्ट टाइम में अगर प्लेन्स में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको आंसर आउट कर पाएंगे। वो बोल देंगे जिम कॉर्बेट आंध्र प्रदेश में, तो आप उसको हटा सकते हैं, राइट। तो आप लोकेशंस ध्यान रखें, उससे आप अपने प्लेन्स में आंसर आराम से निकाल पाएंगे। पीलीभीत दुधवा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वाल्मीकि कहाँ है, बिहार में, राइट। उसके बाद बुक्सा वेस्ट बंगाल में, मानस असम में, पखुई पखुई से नो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामेरी काजीरंगा असम, ओरांग असम, दम्पा मिजोरम। ठीक है, उसके बाद सुंदरबंस में आता है, तो सुंदरबंस का आता है वेस्ट बंगाल। तो सुंदरबंस भले एक मैंग्रोव एरिया, लेकिन यहाँ पे भी टाइगर की पॉपुलेशन पाई जाती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो सिमलीपाल का है उड़ीसा, सस्टकोसिया उड़ीसा, ठीक है। उदंती, चलिए उड़ीसा में नहीं है। अपन अमराबाद देख लेते हैं, अमराबाद कहाँ पर है, तेलंगाना, ठीक है। कल्लक्कड़ ये अपना तमिलनाडु, पेरियार तमिलनाडु, अन्नमलाई तमिलनाडु, ठीक है। परवाकुलम केरला, मधुमलई केरला, बंदीपुर केरला, ये सब सत्यमंगलम का है अपना कर्नाटका, ठीक है। नागरहोल कर्नाटका, भद्रा कर्नाटका, गोवा काली, कावल तेलंगाना, इंद्रावती अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। नागार्जुनसोलम आपको ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है महाराष्ट्र में, ठीक है। और क्या ध्यान होना चाहिए आपको, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है, सतपुरा मध्य प्रदेश, मेलघाट मध्य प्रदेश, रणथंभौर आपको राजस्थान में, सर इसका ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिए वैसे। पेंच मध्य प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में, कान्हा एक बार पूछा गया था, ठीक है। ये सारे के सारे बस इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए, इतना ही आपको ध्यान होना चाहिए। तो अपन ये टाइगर रिजर्व आप एक बार थोड़ा सा और याद कर लीजिएगा, अगर प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बना तो आप इजिली आंसर आउट कर पाएंगे। अपन हम देख लेते हैं व्हाट आर द रिलेटेड स्टेप्स टेकन। प्रोजेक्ट टाइगर का है, प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो आप ये ध्यान रखिए, वो प्रीलिम्स में डाल देंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो आप वहां पे गलत ना करके आए। ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो बोल देंगे मिनिस्ट्री ऑफ समथिंग कुछ और, ठीक है। तो आप इस मिनिस्ट्री का ध्यान रखें। कब लॉन्च किया गया था, 1973 में। इट प्रोवाइड्स हेवंस फॉर टाइगर्स इन द कंट्रीज नेशनल पार्क, मतलब कि एक टाइगर्स के लिए एक स्पेस है जहाँ पे वो इजिली प्रोटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा नहीं होता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, 50 ईयर्स, ध्यान रखिए 50 ईयर्स 100 ईयर्स जब भी कोई चीज के होते हैं तो यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एमओईएफसीसी एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। तो एनटीसीए कब स्टैब्लिश की गई थी, 2005 में। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एमओईएफसीसी के अंदर आती है। फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टाइगर टास्क फोर्स, एनटीसीए हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 30L। इसको आपको ध्यान नहीं रखना है, ज्यादा कुछ काम भी नहीं आएगा, ठीक है।
Conservation Assured Tiger Standards (CATS) is a set of criteria which allows tigers to sites to check if their management will lead to सक्सेसफुल टाइगर कंजर्वेशन। तो कैट्स एक टाइगर स्टैंडर्ड्स है जिससे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइगर सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है पायलट्स गिव अल्टीमेटम टू राजस्थान गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन करप्शन केसेस, राइट। सो यहाँ पे सचिन पायलट ने थोड़ा सा, इनकी पॉलिटिकल न्यूज चल रही है, लेकिन अपन क्या देखते हैं, अपन ये देख लेते हैं कि करप्शन क्या होता है। करप्शन में इसको इंडेक्स है, तो रीजन क्या है करप्शन के इतने, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है करप्शन का, ठीक है, अलग अलग चीजों पे, सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, और वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है जिससे इजीली अपना अगर मेंस का क्वेश्चन बनता है तो अपन इजीली उसको आंसर आउट कर पाए, राइट। आपको हर चीज ये ढूंढनी है कि आप प्रीलिम्स और मेंस को कैसे ढूंढ पाए। अगर उस दिन आप ढूंढने लग गए ना तो आप इजीली आराम से मेंस क्लियर कर सकते हैं, राइट। मेंस इंटरव्यू आराम से हो सकता है आपको। चलिए तो अपन अब देख लेते हैं कि सबसे पहले कोई इंडेक्स है क्या, या कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वर्क करती है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये क्या है, इंटरनेशनल एनजीओ, ठीक है, एनजीओ है। ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1993, बेस्ड इन बर्लिन, जर्मनी, ठीक है। इसको भी 30 ईयर्स हो गए, देख लीजिए आप, 1993 2023। Its non-profit purpose is to take action to combat climate corruption with civil society anti-corruption measures and to prevent criminal activities arising from corruption। तो देखिए क्या करती है, एंटी करप्शन मेजर्स लेके आ सकती है, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। Its most notable application includes the Global Perception Barometer and the Corruption Perception Index। तो ये देख लीजिए कि इसकी कौन सी नोटेबल पब्लिकेशन है जो कि निकाली जाती है, राइट। तो चलिए, अगर आपको करप्शन को डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले इसका एक इंडिया की पोजीशन बता दूं। इंडिया का रैंक है 85 अमंग 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2021, ठीक है। ये हर साल आता है, तो आप हर साल इसकी इंडेक्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो करप्शन देखते हैं कि करप्शन क्या होता है। सो करप्शन ये होता है कि जब भी कोई बंदा अपनी पोजीशन का मिसयूज करता है, राइट। सो वो कौन हो सकता है, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर सकता है, कोई बिजनेस हो या कोई गवर्नमेंट हो, ठीक है। किस किस फॉर्म में हो सकता है, ब्राइब्स एक्सेप्ट करना, इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट्स, मतलब कि जो आपको गिफ्ट नहीं दिया जाना चाहिए वो भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। डबल डीलिंग करना, मतलब यहाँ से ही पैसा ले लिया, यहाँ से ही पैसा ले लिया, ठीक है। डिफ्रॉडिंग इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स को धोखा देना, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स के काफी सारे करप्शन होते हैं, लेकिन अपन ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ करप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे सकते हैं, उसके बाद आप बता सकते हैं रीजंस क्या हो सकते हैं करप्शन के, ठीक है। तो अपन ये देख रहे हैं कि काफी बार क्या हो रहा है कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है सिविल सर्विसेज का भी। अपन ऐसे काफी न्यूज में देखते हैं कि ये सिविल सर्वेंट आज इतने पैसों से पकड़ा गया, इसने इसके पीछे से, घर के पीछे से पैसे निकले। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सिविल सर्विसेज भी पॉलिटिक्स में काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं इन केस ऑफ ब्राइब्स, राइट। सो अपन यहाँ देखते हैं कि लोअर वेजेस है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी हायर वेजेस होती है, एमएनसीज कितना हायर पे करती है, जबकि सिविल सर्वेंट उनसे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे काम करते हैं, फिर भी उनका पेमेंट बहुत कम है, ठीक है। एडमिन डिलेज है काफी, ठीक है। काफी बार क्या होता है, जो फाइल का डिले होने लग जाता है तो क्या होता है, वो भी कॉज ऑफ करप्शन बनता है। लोग क्या चाहते हैं कि आपकी फाइल जल्दी जल्दी क्लियर हो, तो आप वो पेमेंट क्लियर करते हैं आपको, आप उनकी फाइल जल्दी क्लियर करते हैं, राइट। आज इससे रिलेटेड मैंने आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉलोनियल लेगेसी चलती आ रही है, ठीक है। जिस अथॉरिटी को चैलेंज मोस्टली कम किया जाता है, क्योंकि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं कि ये तो अपन ने कुछ रीजंस देखे, अब अपन देख लेते हैं कि इनकी इम्पैक्ट्स क्या होते थे, राइट। चलिए इसकी इम्पैक्ट देखते हैं अपन। तो ठीक है, ऑन पब्लिक लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस इम्पैक्ट होती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस या इन सर्विस, क्वालिटी इन सर्विस इम्पैक्ट होती है। कैसे, मतलब जो क्वालिटी उनको मिलनी चाहिए थी वो उनको क्वालिटी नहीं मिलती, क्योंकि अगर आप उनको ब्राइब नहीं दे रहे हो तो वो उसको क्वालिटी भी नहीं देते, राइट। क्या होता है, प्रॉपर जस्टिस सिस्टम वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फंडिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। ये तो अपन ने देखा पीपल और पब्लिक लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट आता है, राइट। उसके बाद अपन हम देखते हैं सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट आता है। सोसाइटी भी आता है, ऑफिशियल्स को काफी बार ये बता दिया जाता है कि उनके हिसाब से नेगेटिवली बात ही की जाती है, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर अपन देखें तो इकोनॉमी पे क्या आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होता है। इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होता है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपने को करप्शन में पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, डिले इन ग्रोथ होता है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो ग्रोथ कैसे होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के दोनों डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं इससे, राइट। तो आपको उस चीज का ध्यान होना चाहिए। अब अपन देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स हैं क्या गवर्नमेंट को इसको रोकने के लिए, राइट। तो इससे रिलेटेड है इंडियन पीनल कोड 1860, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, कंपनीज एक्ट 2013, लोकपाल एक्ट 2013, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इतने सारे रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं इससे रिलेटेड डील करने के लिए। लेकिन अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन अगर वे फॉरवर्ड डालना चाहते हैं तो अपन वे फॉरवर्ड में क्या डालेंगे, वे फॉरवर्ड में अपन ये बता सकते हैं कि सिविल सर्विसेज बोर्ड होना चाहिए जो कि एक्सेसिव पॉलिटिकल कंट्रोल करे। अपन ये देख रहे थे कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है सिविल सर्विसेज का, तो उसको कंट्रोल कर सके सिविल सर्विसेज बोर्ड, ठीक है। सिंप्लीफाई करना चाहिए काफी प्रोसेस को, जिसकी वजह से जो करप्शन ब्राइब्स जो ये लोग पैसा ले लेते हैं कि हाँ फाइल को अटकाने का, अगर उसको अपन टाइम बाउंड कर दें कि आपको इतने टाइम में फाइल क्लियर करनी पड़ेगी, तो वो इजी हो जाता है, ठीक है। एम्फसाइज वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग, मतलब आपको करना पड़ेगा जो वैल्यू सिस्टम है उसकी ट्रेनिंग को एम्फसाइज करना पड़ेगा, मतलब लोगों के अंदर जो वैल्यूज कम होती जा रही है उसको वापस जनरेट करना पड़ेगा, राइट। जैसे वल्लभ भाई पटेल कहा करते थे कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया रेस्क्यू, तो वो एक वैल्यू सिस्टम था, लेकिन अब आने वाले टाइम में वो कम होते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा अपने को, और आप मुझे ठीक है, जो मॉडर्न एस्पिरेशन है लोगों की, मतलब सैलरीज वगैरह, उस पर अपन वर्क कर सकते हैं। और आपके दिमाग में क्या आइडियाज आते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। तो पॉश एक्ट के बारे में अपन ने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, राइट। थोड़ा सा आज और अपन इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। तो पॉश एक्ट, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, was passed in 2013, defining sexual harassment, laying down the procedures for a complaint, inquiry and the actions to be taken. अब ये देखिए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्कप्लेस कैसे डिफाइन किया जा रहा है। 2013 में आया, ये बताता है कि कैसे कंप्लेंट, इंक्वायरी और प्रोसीजर उसके ऊपर एक्सप्लेन करता है अपने को, ठीक है। तो ये मैंने आपको यही चीज ऊपर दे रखी, ठीक है। सक्सेसेस किसका, ये विशाखा गाइडलाइंस। तो विशाखा गाइडलाइंस अपनी आई थी, उसके बेसिस पे ही अपने पॉश एक्ट लाने की कोशिश की है, राइट। तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए। चलिए तो अपन अब इसकी थोड़ा सा ऑब्लिगेशंस देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्लिगेशन इसको फॉलो करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ठीक है। हर जो एम्प्लॉयर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 10 और मोर एम्प्लॉयज की, अगर 10 और मोर एम्प्लॉयज से अगर उसने ज्यादा एम्प्लॉय कर रखे हैं, ठीक है, तो उसको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ेगी, राइट। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे भी अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक लोकल कंप्लेंट्स कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। जैसे कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे 5 जने ही वर्क करते हैं, तो वो कहाँ जाके कंप्लेन करेंगे, वो यहाँ पे आके कर सकते हैं, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इस एक्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट को भी डिफाइन किया है, तो अपन उस सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है वो देख लेते हैं। कि कोई फिजिकल कांटेक्ट हो, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो सेक्सुअल फेवर्स के लिए, ठीक है, कोई सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स किए जा रहे हो, ठीक है, पोर्नोग्राफी शो की जा रही हो, ठीक है, कोई भी फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट हो, ठीक है, जो कि सेक्सुअल नेचर का हो, ठीक है। विक्टिम कोई भी हो सकता है, वुमेन कोई भी एज की, या ठीक है, एम्प्लॉयड हो या ना हो, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रोविजंस थे इससे रिलेटेड। तो अपन चलते हैं अपने अब मेंस के क्वेश्चंस पे। सो अपना मेंस का क्वेश्चन कहता है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन, डू यू एग्री विद दिस व्यू, जस्टिफाई योर आंसर, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स 2019। नॉन परफॉर्मेंस कैसे एक पब्लिक सर्वेंट की एक फॉर्म करप्शन बन जाती है, तो मैंने आपको बताया था डिले इन फाइल्स इन इज अ कॉज ऑफ ब्राइफ, ठीक है।
तो इसके ऊपर आप आंसर लिखने की कोशिश करेगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिव्यू प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेड इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपने यहाँ कितना डिक्लाइन हुआ है, कितना इम्प्रूव हुआ है, ये सारी की सारी यूपीएससी इंटरेस्टेड रहती है पूछने के लिए, राइट। और कहाँ पे कौन से स्टेट में हुआ है कई बार तो ये भी पूछ लेती है, राइट। तो आपको उस चीज़ का ध्यान होना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप यूपीएससी में छोड़ नहीं सकते, राइट। जैसे ऐसे कुछ रिपोर्ट्स हो गई या कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए जैसे करप्शन है, तो ये हर साल पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और आप इसको आप देखिए। अब आप सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान नहीं होनी चाहिए, अब आप इसी चीज़ को कैसे कनेक्ट करेंगे क्लाइमेट चेंज से, ये भी आपको आना चाहिए कि चलिए ठीक है, अगर आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज डिक्लाइन हो रहा है, चलिए तो आप वो क्लाइमेट चेंज को कैसे इम्पैक्ट करेगा, चलिए वो कैसे करेगा, क्लाइमेट चेंज और फास्ट होने लग जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज और फास्ट होगा तो एक विशियस साइकिल फ्लो होने लग जाएगी। क्लाइमेट चेंज फास्ट होगा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और डिक्लाइन होंगे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और डिक्लाइन होंगे। तो ऐसे आप चीज़ों को और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि आपने उसका एक डायग्राम बता दिया कि हाँ चलिए ऐसे डिक्लाइन हो रहा है, आपको ऐसा रिसेंट इंसिडेंट बता दीजिए कि ये इंसिडेंट है जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर आप उसको बताइए कि अपन इसको कैसे डील कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड बता दीजिए। मोस्टली आपको 150 to 50 में लिखना होता है। आप 4 या 5 चीज़ें अलग अलग लेंगे ना, डेफिनेशन ले लिया आपने, रीजंस ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले लिए आपने, उसके बाद आपने वे फॉरवर्ड्स ले लिए और कई बार आप बीच में डायग्राम्स ले लेते हैं। तो ऐसी 5 चीज़ें ना आपका आराम से 250 150 वर्ड्स हो सकते हैं अगर आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से सोच पा रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी इसके टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और ट्यूटोरियल्स के साथ।